नमस्कार साथियों, आज के इस वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बीए पार्ट थर्ड ईयर के सेकंड पेपर जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध है उसके सामान्य जानकारी के बारे में हम विवेचन प्रस्तुत करेंगे। तो आइए दोस्तों, जो सेकंड पेपर है अंतर्राष्ट्रीय संबंध है उसके सामान्य जानकारी इस प्रकार से है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध अंतर्राष्ट्रीय संबंध की सामान्य जानकारी इस सामान्य जानकारी के अंतर्गत हम सबसे पहले ये जानने का प्रयास करेंगे कि इस शब्द का प्रयोग किसने किया और उसने किस प्रकार से इसका परिभाषा या अर्थ स्पष्ट किया है। तो प्यारे मित्रों, इस अंतर्राष्ट्रीय संबंध शब्द का प्रयोग सबसे पहले पाश्चात्य विचारक जेरेमी बेंथम ने किया था और उस जेरेमी बेंथम ने इस अंतर्राष्ट्रीय संबंध की परिभाषा इस प्रकार से स्पष्ट की है कि राष्ट्रों के मध्य सरकारी जो संबंध होते हैं वही अंतर्राष्ट्रीय संबंध कहलाता है। यानी कि विभिन्न जो संप्रभु राष्ट्र हैं, इस संप्रभु राष्ट्र के जो मध्य सरकारी संबंध होते हैं उसके आपस के जो संबंध होते हैं वही क्या कहलाती है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध कहलाते हैं। तो सबसे पहले इसका प्रयोग किया सर्वप्रथम शब्द का प्रयोग जेरेमी बेंथम ने किया था। जेरेमी बेंथम ने किया और उसने बताया संप्रभु राष्ट्रों के मध्य सरकारी संबंध, राष्ट्रों के मध्य सरकारी संबंध अंतर्राष्ट्रीय संबंध कहलाते हैं। अब संप्रभु राष्ट्र जो हैं, संप्रभु जो राष्ट्र हैं उसके मध्य जो सरकारी संबंध होते हैं उसके आधार से आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक ये जो संबंध होते हैं, इन संबंधों का नाम ही क्या रखा गया है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध रखा गया है। तो अब इसके बाद हम बात करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध के जो सर्वप्रथम विषय की शुरुआत कब से होती है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की सर्वप्रथम एक स्वतंत्र विषय के रूप में इसकी शुरुआत 20वीं शताब्दी में होती है। तो 20वीं शताब्दी में अंतर्राष्ट्रीय संबंध एक जो है स्वतंत्र विषय के रूप में सामने आया, आधारित इसके ऊपर अध्ययन किया गया। तो स्वतंत्र विषय के रूप में इसकी शुरुआत होती है 20वीं शताब्दी में। 20वीं शताब्दी में एक स्वतंत्र विषय के रूप में अध्ययन किया जाता है। अब ये स्वतंत्र विषय के रूप में अध्ययन की शुरुआत सबसे पहले किसने किया, तो सन 1900 में पाल रिस्क का एक शीर्षक था वर्ल्ड पॉलिटिक्स नामक शीर्षक में इसका क्या किया था, एक स्वतंत्र विषय के रूप में अध्ययन किया था। यह तो थी इसकी प्रमुख शुरुआत की बात है। अब हम बात करते हैं कि हमारे जो बीए पार्ट थर्ड ईयर के जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध हैं उस अंतर्राष्ट्रीय संबंध में इसमें कौन कौन से विषय शामिल किए जाते हैं, कौन कौन से जो टॉपिक हैं उन टॉपिकों के ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो मुख्यतः द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद जो
अंतर्राष्ट्रीय संबंध की जो शुरुआत करते हैं, जिसको हम समकालीन विश्व की राजनीति के नाम से भी जाना जाता है। तो हमारे यहाँ पे जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध है उसके अंतर्गत द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद का जो दौर था उसका समस्त विवेचन इसके अंतर्गत किया जाता है। तो उसे का अध्ययन करने से पहले हमें जो प्रथम विश्व युद्ध से लेकर के द्वितीय विश्व युद्ध के बीच की जो घटनाएं घटी थी उनका हम थोड़ा सा विस्तार से विवेचन करेंगे, ताकि हमें ये पता रहे कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की राजनीति क्या है और उससे पहले की राजनीति क्या था, अर्थात द्वितीय विश्व युद्ध की राजनीति में क्या परिवर्तन आया था, द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद में राजनीति में क्या परिवर्तन आया था और उससे पहले की जो स्थिति थी वो किस प्रकार से थी। ये जानकारी होना हमारे लिए अति आवश्यक है। तो आइए मित्रों, अब हम बात करते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध, जैसा कि आपको पता है कि प्रथम विश्व युद्ध 1914 से लेकर के 1918 तक चला था। 1914 से लेकर के 1918 तक चला था। अब 1918 के बाद में जैसे ही विश्व युद्ध समाप्त हुआ तो उसके बाद में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में वैश्विक संचालन के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन बना जिसका नाम था राष्ट्र संघ, यूनाइटेड नेशंस, राष्ट्र संघ बना। और ये राष्ट्र संघ जो बना था इसका जनक किसको कहा गया, अमेरिकी राष्ट्रपति विल्सन को इसका जनक माना जाता है। अमेरिकी राष्ट्रपति विल्सन जो है उसको राष्ट्र संघ का जनक माना जाता है। और ये राष्ट्र संघ की जो स्थापना हुई थी उस समय में प्रारंभ में 52 सदस्य थे। सदस्य इसकी कितने थे, प्रारंभ में 52 थे, जो बाद में बढ़कर के कितने हो गए थे, 57 हो गए थे। अब इस राष्ट्र संघ की स्थापना के बाद में यूरोप में सन 1919 में पेरिस में एक शांति सम्मेलन का आयोजन किया गया। शांति सम्मेलन का आयोजन किया गया। ये जो शांति सम्मेलन का आयोजन किया गया था उसको वर्साय की संधि के नाम से भी जाना जाता है। वर्साय की संधि के नाम से भी जाना जाता है। अब इस वर्साय की संधि को ही 20 वर्ष की विराम संधि के नाम से भी जाना जाता है। ये 20 वर्ष की विराम संधि के नाम से क्यों जाना जाता है, जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत जो हुई थी वो 1 सितंबर 1939 को हुई थी। और ये कब स्थापित की गई, ये सम्मेलन कब हुआ, 1919 में। तो 1919 के जस्ट 20 वर्ष बाद में दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया था। अब हम बात करते हैं कि जैसे ही राष्ट्र संघ बना, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो संगठन बना वो कौन सा बना, राष्ट्र संघ बना। अब इस राष्ट्र संघ बनने के बाद में हमारी जो वैश्विक राजनीति है उस वैश्विक राजनीति में 2 प्रमुख गुट बने। तो पहला गुट बना धुरी राष्ट्र, जिसमें इसका दूसरा नाम है रोम बर्लिन धुरी राष्ट्र है, रोम बर्लिन धुरी राष्ट्र। अब इस रोम बर्लिन धुरी राष्ट्र की शक्ति वैश्विक स्तर पर बढ़ती जा रही थी। इसका मुकाबला करने के लिए, इसका सामना करने के लिए दूसरी जो गुट बना था उसका नाम था मित्र राष्ट्र। उसका नाम क्या था, मित्र राष्ट्र था। तो इसकी शक्ति बढ़ती जा रही थी। रोम बर्लिन धुरी राष्ट्र का नेतृत्व करने वाले जर्मनी व इटली 2 राष्ट्र का गुट था। अब इस धुरी राष्ट्र में, अर्थात इस राष्ट्र में सन 1938 में जापान भी क्या हो गया, शामिल हो गया। जापान इसमें शामिल हो गया। तो इस प्रकार से इस धुरी राष्ट्र में 3 राष्ट्र बन जाते हैं, जिसको कहा गया है रोम
बर्लिन, टोक्यो। रोम, बर्लिन, टोक्यो धुरी राष्ट्र की संज्ञा दी गई, धुरी राष्ट्र की संज्ञा दी गई। तो इसी प्रकार से इसकी शक्ति क्या होती जा रही थी, बढ़ती जा रही थी। तो इसका मुकाबला करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दूसरा जो गुट बना था उसका नाम था मित्र राष्ट्र। दूसरा गुट बना उसका नाम था मित्र राष्ट्र। इस मित्र राष्ट्र में 4 देश शामिल थे, अमेरिका, ब्रिटेन, सोवियत संघ रूस, और फ्रांस। ये 4 राष्ट्र थे। इन चारों राष्ट्रों के द्वारा इसका क्या किया गया, मुकाबला किया गया। अब इसका एक याद करने का सीधा सा कोडवर्ड भी है कि रोम, बर्लिन, टोक्यो धुरी राष्ट्र का सीधा सा कोडवर्ड है JEJ। इसी कोडवर्ड के माध्यम से भी हम क्या कर सकते हैं, इसको याद कर सकते हैं। इस जे का मतलब है जर्मनी, इस ई का मतलब है इटली और इस जे का मतलब है जापान। तो इस प्रकार से इस JEJ के माध्यम से भी हम क्या कर सकते हैं, इसको याद कर सकते हैं। और इसका सीधा सा कोडवर्ड बन गया ABS और F। ये क्या है, धुरी मित्र राष्ट्र हैं। अब होता क्या है मित्रों कि 1 सितंबर 1939 को, 1 सितंबर 1939 को जर्मनी के द्वारा, इस जर्मनी के द्वारा पोलैंड पर आक्रमण कर दिया जाता है। जर्मनी के द्वारा पोलैंड पर क्या कर दिया जाता है, आक्रमण कर दिया जाता है। पोलैंड पर आक्रमण कर दिया जाता है कब, 1 सितंबर 1939 को। जैसे ही जर्मनी के द्वारा 1 सितंबर 1939 को पोलैंड पर क्या कर दिया जाता है, आक्रमण कर दिया जाता है। उसके बाद में फिर फ्रांस ने भी इसके ऊपर क्या बोल दिया, धावा बोल दिया। और इसी प्रकार से क्या हो जाता है मित्रों, दूसरे विश्व युद्ध की शुरुआत हो जाती है। सबसे पहले जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण किया और उसके बाद में फ्रांस ने क्या किया, आक्रमण किया। तो इसी के साथ में क्या हो जाता है, दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो जाता है। सेकेंड वर्ल्ड वार की क्या हो जाती है, शुरुआत हो जाती है। तो प्यारे दोस्तों, इसी प्रकार से क्योंकि ये जो धुरी राष्ट्र हैं, ये धुरी राष्ट्र जो साम्यवादी जो थे उसके विरोध में खड़े थे और इसी साम्यवाद के विरोध, धुरी राष्ट्र ने साम्यवाद के विरुद्ध क्या किया, अपनी शक्तियों का प्रयोग किया। तो इसी के साथ ये जानकारी आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी कि दूसरे विश्व युद्ध की शुरुआत किस प्रकार से होती है, कौन से राष्ट्रों के द्वारा किया गया था। तो धुरी राष्ट्र के जो प्रमुख जो शक्ति है जर्मनी, उस जर्मनी के जो हिटलर हैं उसके द्वारा 1 सितंबर 1939 को पोलैंड पर क्या कर दिया जाता है, आक्रमण कर दिया जाता है। उसके बाद में फिर फ्रांस के द्वारा इसमें आक्रमण कर दिया गया और इसी के साथ दूसरे विश्व युद्ध की क्या हो गई, शुरुआत हो गई। तो प्यारे मित्रों, ये तो थी दूसरे विश्व युद्ध की शुरुआत की स्थिति। अब बात आती है कि दूसरे विश्व युद्ध की शुरुआत हो गई और इसी दोनों गुटों को लेकर के दूसरे विश्व युद्ध में क्या हो गई थी, भागीदारी प्रमुख रूप से रही थी। अब इसके बाद में हम बात करते हैं कि दूसरे विश्व युद्ध की अंत किस प्रकार से हुआ था। जैसा कि मित्रों, धुरी राष्ट्र में सबसे जो ताकतवर शक्ति है वो कौन सी है, जापान है। धुरी राष्ट्र में सबसे ताकतवर शक्ति जापान है और इस जापान अमेरिका जानता था, अर्थात मित्र राष्ट्र का जो प्रमुख नेतृत्वकर्ता कौन है, अमेरिका है। अमेरिका जानता था कि जापान की शक्ति को जिस प्रकार से हम नष्ट कर देंगे उसी के साथ क्या हो जाएगी, धुरी राष्ट्रों की शक्ति कमज़ोर हो जाएगी। तो मित्रों 6 अगस्त 1945 को, 6 अगस्त 1945 के दिन, 6 अगस्त
1945 के दिन अमेरिका के द्वारा जापान के दो प्रसिद्ध नगर हिरोशिमा व नागासाकी के ऊपर क्या गिराया गया? परमाणु बम गिराया गया। जैसे ही अमेरिका के द्वारा 6 अगस्त 1945 को जापान के दो प्रसिद्ध नगर हिरोशिमा व नागासाकी के ऊपर क्या गिरवाया गया? परमाणु बम गिराया गया। इसी के साथ धुरी राष्ट्रों की शक्ति क्या हो गई? छिन्न हो गई, अर्थात कमजोर पड़ गई और दूसरे विश्व युद्ध का अंत हो गया। अब दोस्तों बात यह है कि अमेरिका के द्वारा जापान के ऊपर जो परमाणु बम गिराए गए थे, इस परमाणु बम कौन से वायुयान के द्वारा गिरवाया गया और इस जो परमाणु बम गिराए गए थे उसका नाम क्या था? तो वायुयान का जो प्रयोग किया गया था, वायुयान का जो प्रयोग किया गया था उसका नाम था B-29 वायुयान का नाम था। अब बात करते हैं कि जो परमाणु बम गिराए गए थे उसका नाम क्या था? परमाणु बम के नाम थे, परमाणु बम दो थे, एक का नाम था लिटिल बॉय और दूसरे का नाम था फिटमैन। ये दो परमाणु बम गिराए गए थे। जापान के दो प्रसिद्ध नगरों के ऊपर जो परमाणु बम गिराए गए थे उसका नाम था लिटिल बॉय और फिटमैन। और कौन से वायुयान के द्वारा गिरवाया गया? B-29 के द्वारा गिरवाया गया। कब गिरवाया गया? 1 सितंबर 1939 को। कहाँ गिरवाया गया? जापान के दो प्रसिद्ध नगर हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर गिरवाया गया। तो इसी के साथ में धुरी राष्ट्र की शक्ति क्या हो गई? कमज़ोर हो गई और दूसरे विश्व युद्ध का क्या हो गया? अंत हो गया। अब प्यारे मित्रों, जैसे ही दूसरे विश्व युद्ध का अंत हुआ उसी के साथ में एक विश्व का संचालन करने के लिए, अर्थात दूसरे विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में काफ़ी बदलाव आया। अर्थात वैश्विक संचालन के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो संगठन बना उस संगठन का नाम था संयुक्त राष्ट्र संघ। 24 अक्टूबर 1945 के दिन 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ की स्थापना की गई और यह स्थापना की गई थी फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट के नेतृत्व में। फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट के नेतृत्व में की गई और इसी कारण से फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट को यूएनओ का जनक माना जाता है। फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट को क्या माना जाता है? यूएनओ का जनक माना जाता है। तो प्यारे मित्रों, ये जो मैंने आपको एक सामान्य जानकारी अवगत करवाई है वो आपको समझ में आ गई, ऐसा मेरा मानना है। तो दोस्तों, द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति से पहले की जो स्थिति थी वो मैंने आपको अच्छे से समझाने का प्रयास किया है। तो अब हम बात करते हैं आगे। हमें इतना ही ध्यान में रखना है कि राष्ट्रीय संघ का जो जनक था वो कौन था? राष्ट्रीय संघ का जनक था अमेरिकी राष्ट्रपति विल्सन, जो प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद में बना था जनवरी 1920 में। फिर हम बात करते हैं राष्ट्रीय संघ की स्थापना हुई थी जनवरी 1920 में। जनवरी 1920 में इसकी स्थापना हुई थी, जिसका जनक कौन था? अमेरिकी राष्ट्रपति विल्सन था, जिसके प्रारंभिक सदस्य कितने थे? 52 थे। बाद में बढ़कर के कितने हो गए? 57 हो गए। अब हम बात करते हैं कि दूसरे विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद में जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो संगठन बना था उसका नाम था यूएनओ, अर्थात संयुक्त राष्ट्र संघ। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर
1945 को हुई थी और इसके प्रमुख जनक कौन थे? फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट थे, जिसके प्रारंभ में 51 सदस्य राष्ट्र थे। प्रारंभ में 51 सदस्य राष्ट्र थे और आज वर्तमान में इसके 193 सदस्य राष्ट्र हैं। आज वर्तमान में 193 सदस्य राष्ट्र हैं, जिसका हम विस्तार से विवेचन अगले वीडियो में करेंगे। तो आइए दोस्तों, आज की इस वीडियो के माध्यम से बस इतनी ही जानकारी है। अब हम आगे हमारे जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध जो है बीए पार्ट थर्ड ईयर के सेकंड पेपर में जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध का जो पहला टॉपिक है वो टॉपिक आता है संयुक्त राष्ट्र संघ का। इसका हम नेक्स्ट वीडियो में विस्तार से विवेचन करेंगे। तो दोस्तों, मैं समझ सकता हूँ कि जो मेरे द्वारा ये जो जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को अवगत करवाई गई है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब मैं आपसे यही आग्रह करूँगा कि नेक्स्ट वीडियो में फिर हम मिलेंगे संयुक्त राष्ट्र संघ की विस्तार से जानकारी प्राप्त करने के लिए। तो मैं अब आपसे यही अनुरोध करूँगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें तथा कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करें और लाइक भी ज़रूर करें। धन्यवाद।